वर्तमान फर्रुखाबाद संसदीय क्षेत्र से श्री मुकेश राजपूत जी का हमारे चैनल में स्वागत है। एशियन इवेंट न्यूज़ चैनल में स्वागत है। सर, मैं आपके संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि संसदीय क्षेत्र के विकास से संबंधित सवाल हैं। सर, पहला सवाल हमारा ऐसा है कि आप पंचवर्षीय योजनाएं में उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, जिससे भी मुक्ति मिल गई है। सर शुरू करें। सर, पंचवर्षीय योजना में आप पहली बार मतलब जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने कितने विकास योजनाएं वहां चलाई और कितनी पूरी हुई और कितनी मतलब विकासशील रास्ते में हैं? थोड़ा प्रकाश डालिए सर। हम लोग लोकसभा के चुनाव जीतने के 2014 के बाद में पूरे फर्रुखाबाद जनपद हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, विकास तेजी गति से हो रहा है। और आपने देखा है किस तरह से आम जनमानस में, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान के बाद विश्व का कोई भी देश हो, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। दोनों ही हमारे नेता जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी और योगी जी के प्रदेश के बाहर देश में भी पूरे में चर्चा होती है। तो जिस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है, वो कार्यप्रणाली के आधार पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, उससे उनकी लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ रही। हमारे पास दो ऐसे लीडर हैं जिनके तुलना में विपक्ष के पास कोई उनके पास अच्छा लीडर ना होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहले 2014 से बाद में अब 2024 का चुनाव है, तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं विपक्ष नाम की कोई चीज़ बचा नहीं। आपने बात कही कि 2014 के बाद में हमने विकास क्या किए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद में हमने आवागमन के लिए रास्ताएं ठीक करने का काम किया है, मार्ग को ठीक कराने का काम किया है। फर्रुखाबाद जनपद राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था, तो फर्रुखाबाद को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद से लेके और कटरा होते पीलीभीत तक 730C जो रोड है, स्टेट रोड हुआ करता, तो उसको राष्ट्रीय राजमार्ग में माननीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से उसे घोषित कराने का काम किया। अब वो बन भी रहा। तो एक फर्रुखाबाद जनपद अपना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ के बन रहा है। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि बिजली की समस्या हमारे यहाँ विकट समस्या थी। हमारे यहाँ मैनपुरी में बिजली आती थी, हमारे यहाँ बदायूं में बिजली थोड़ी चमकती थी, लेकिन फर्रुखाबाद में कन्नौज में बिजली आती थी, लेकिन फर्रुखाबाद बिजली नहीं आती। अब बिजली यदि मैनपुरी में आएगी, उससे पहले फर्रुखाबाद आएगी। हम जब 2014 में बने नहीं थे, उससे 2014 में बने, उससे पहले 2014 से पहले फर्रुखाबाद लोकसभा में बहुत से ऐसे गाँव थे जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ था, मजरों का विद्युतीकरण नहीं हुआ था। मैं जिस गांव में जाता था तो लोग हमसे यही पूछते, हमारे गांव में विद्युतीकरण करा दीजिए। कोई कह रहा था मेरे गांव में, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में भी विद्युतीकरण नहीं हुआ। 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, मैं फर्रुखाबाद से सांसद बना, तो हमारे पूरे फर्रुखाबाद लोकसभा में ऐसा कोई गाँव, ऐसा कोई मजरा नहीं जहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ। और ऐसा ये नहीं हमारी लोकसभा में हुआ हो, मैं मानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से कोई गाँव, कोई मजरा, कोई 5 लोगों की बसावट का भी कोई मजरा होगा, उसमें भी वो विद्युतीकरण कराने का काम किया। फर्रुखाबाद जनपद में मैं कह सकता हूं कि अपने यहाँ पावर हाउस, हमारे यहाँ बिजली या तो कभी छिबड़ामऊ से आती थी या मैनपुरी से विद्युत आपूर्ति होती थी। आज फर्रुखाबाद में एक नहीं 220 मेगावाट के पावर हाउस बने हैं। अब फर्रुखाबाद जनपद में बिजली बाहर से नहीं, फर्रुखाबाद में बिजली जब बनके तैयार हो जाएंगे तो फर्रुखाबाद जनपद को आपूर्ति करेंगे, आसपास किसी जनपद को भी वहाँ से आपूर्ति हो सकेगी। रेलवे मार्ग से भी कई जो अपना कानपुर से लेके और मथुरा तक उस लाइन का विद्युतीकरण नहीं हुआ था, और उधर फर्रुखाबाद से टूंडला तक दोनों लाइनों का विद्युतीकरण नहीं हुआ, जिससे ट्रेनों की संख्या कम थी और स्पीड भी बहुत कम थी।
आज दोनों लाइनों का विद्युतीकरण हो जाने से तो अब स्पीड बढ़ी है और ट्रेनों की संख्या भी बढ़ी। आप फर्रुखाबाद जनपद के कोई भी स्टेशन देखेंगे, वो स्टेशन भी साफ सुथरे, सुंदर, और जो उसके कहीं किसी स्टेशन का प्लेटफार्म नीचा था, किसी का ऊंचा था, उबड़ खाबड़ थे, यात्रियों की सुविधाओं के लिए शौचालय नहीं थे, बेंचें नहीं थी और ऊपर छत नहीं थी, जो प्लेटफार्म पर टीन सेट होता है वो नहीं थी। ये सब कुछ कराने के बावजूद अब फर्रुखाबाद जनपद को एक स्टेशन के जो आदर्श स्टेशन हो सकती है, जिसे मैं कह सकता हूँ अमृत स्टेशन के नाम से, उसमें भी घोषित करा दिया है। आगे आने वाले समय में फर्रुखाबाद की रेलवे स्टेशन है, डबल फ्लोर वाली स्टेशन बनेगी, जिस तरह से लखनऊ या कानपुर की है या दिल्ली की है, ऐसी स्टेशन भी बनाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। और यही नहीं कि फर्रुखाबाद में जो अपना सीवेज पानी है, उसके ट्रीटेड प्लांट के लिए 235 करोड़ रुपए का सीवेज ट्रीटेड प्लांट भी स्वीकृत हुआ और उसकी ज़मीन अधिग्रहण करके और वहाँ निर्माण भी तेज गति से चालू हो गया है। और ऐसा एक नहीं, सड़कें भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 300 किलोमीटर सड़कें जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना और सेंट्रल रोड फंड से भी बनाने का काम किया। इसी तरह से गांव-गांव में शौचालय हो या गांव-गांव में पेयजल व्यवस्था के अंतर्गत जनपद में बड़ी मात्रा में गांव में टंकी स्वीकृत हो रही हैं और नल के माध्यम से जल देने की व्यवस्था हो रही है। गांव-गांव में लोगों के लिए आवास की जो सुविधा के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो और चाहे शहरी क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री आवास हो, ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई मजरा नहीं है और ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जहां बड़ी मात्रा में लोगों को आवास नहीं। मैं कह सकता हूं कि 98% लोगों को आवास मिल चुके हैं, 2% रह गए हैं, उन्हें भी शेष लोगों को आवास मिल जाएंगे। और दूसरा, फर्रुखाबाद जनपद में लाइन ऑर्डर या किसी तरीके से बहुत बढ़िया व्यवस्थित तरीके से है, लाइन ऑर्डर भी ठीक है, कहीं किसी तरह से कोई भी गुंडागर्दी, अराजकता या लूटमार या कहीं किसी जमीन पर कब्जा या भू माफिया का किसी का कोई आतंक नहीं है, या किसी भी गुंडे का कोई फर्रुखाबाद जनपद में कोई आतंक नहीं। फर्रुखाबाद जनपद के लोग स्वयं भी जो बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, अपना पैसा कोई कमा लेता था, तो फर्रुखाबाद न रख के दूसरे महानगर में जाके इन्वेस्टमेंट करने का काम करता था। फर्रुखाबाद के लोग फर्रुखाबाद में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इससे लगता है कि फर्रुखाबाद में लाइन ऑर्डर बहुत अच्छी है और लोग अपने जनपद में अपने को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसके मतलब है कि इस फर्रुखाबाद जनपद का चौमुखी विकास होगा। तो फर्रुखाबाद का पैसा फर्रुखाबाद में लगेगा। ऐसी एक नहीं, कई योजनाएं लोगों को जब तक कोविड हुआ है, कोविड के काल से लेकर अभी तक लोगों को, गरीबों को खाद्यान्न मुफ्त में मिल रहा है, देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। ऐसी कई योजनाएं भारत सरकार द्वारा निरंतर चालू है। उसमें फर्रुखाबाद जनपद में निचले स्तर से नीचे ले जाने में हम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले योजनाएं थी लेकिन धरातल पर नहीं थी, सिर्फ हवा में थी। अब जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो योजना है वो योजनाएं नीचे पर है, गरीबों के लिए है। हम जनमानस में इसका अच्छा संदेश है। सर, एक दूसरा सवाल है, अभी ये तो विकास का सवाल रहा, अब ये हम कुछ सामाजिक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप जातिगत जनगणना कराने के पक्षधर हैं? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मेरी तो मांग है जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ठीक रहेगा। जातिगत जनगणना होती, कोई उसमें कोई नुकसान तो नहीं है। और जब हर तरह से मैं मान के चलता हूँ, जब जानवरों की जनगणना हो सकती है, गाय कितनी है, भैंस कितनी है, ऊँट कितने हैं, बैल कितने हैं, तो इस तरह से जब जानवरों की जनगणना उनकी ऊँट, भैंस, गाय, बकरी के हिसाब से हो सकती है, तो लोगों की जनगणना भी जातवारी जनगणना हो, तो इसमें कोई और अच्छा होगा। जी सर, एक सवाल और है, एक आर्थिक सवाल है कि आपका जो फर्रुखाबाद है वो आलू के क्षेत्र में इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन ये ऐसी खबरें आई सर, आलू का वहाँ बहुत रेट डाउन हो गया और इतना डाउन हो गया कि किसान वहाँ मंडी तक ले जाना परेशान हुए, उसको लागत कीमत उससे नहीं मिली। तो ये भी कहा गया कि सरकार, विधानसभा में भी सवाल उठा कि सरकार इस आलू को खुद खरीदे, जिससे लागत मूल्य तो कम से कम सरकार ने नहीं खरीदा। क्या किसान आलू के मामले में आपके जनपद का
संतुष्ट है सरकार से या नहीं? देखिए, कोई चीज़ ज़्यादा उत्पादन होगी तो रेट स्वाभाविक है वो डाउन होगा। इस बार फर्रुखाबाद जनपद ने हिंदुस्तान में पूरे में आलू बहुत बम्पर पैदा हुआ है। जहाँ 40 कट्टा निकलते थे वहाँ 100 कट्टा आलू निकल रहे हैं और क्षेत्रफल में भी ज़्यादा पैदा हुआ, क्षेत्रफल में भी ज़्यादा लगाया गया, तो इसलिए आलू का स्वाभाविक है रेट डाउन होना। लेकिन रेट डाउन हुआ, उसके बावजूद भी हमने फर्रुखाबाद जनपद में किसानों को रेक उपलब्ध कराई, जिससे कम भाड़े में आलू बाहर जा रहा है। आलू आज भी हमारे यहाँ 400 रुपये और 500 रुपये, 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक आलू आज भी बिक रहा है। ये जरूर है कि लॉस तो लग रहा है किसानों का, लेकिन आलू बिक रहा है, कहीं फिक नहीं रहा, कोई खेत जोत नहीं रहा है। ये जरूर है कुछ लोग किसान नहीं है, कुछ किसान के नाम से नौटंकी करना चाहते हो, अलग है। सरकार ने भी कहा है कि मैं 600 रुपये पर कुंटल खरीदूंगा, लेकिन सरकार की जो क्वालिटी होती है, एक्सपोर्ट साइज क्वालिटी लेते हैं, बड़ा साइज लेते नहीं, छोटा साइज लेते नहीं, तो वो आलू रह जाता है वहाँ 40% 50% आलू किसान का लिया जाता है। तो किसान आदमी अपने आलू की जिस तरह से वो ग्रेडिंग करते हैं, उससे वो सोचता है कि हम अपना फेंक देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। वो अपना 400 में बेच लेगा, 600 में नहीं बेचेगा, क्यों? जिस तरह से ग्रेडिंग होती है। तो इसलिए किसान आलू बेच रहा, घाटा तो लग रहा, स्वाभाविक है कि मैं खुद किसान हूँ, लेकिन ये है कि कभी पैसा जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है। इसके लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं कि आलू का एक्सपोर्ट भी हो। हमने अभी लोकसभा में भी उसको उठाया था, और लोकसभा में उठाने पर मेरे पास माननीय हमारे जो कृषि मंत्री हैं, हमारे जो एसओसी कृषि मंत्री हैं तोमर जी, उनका भी लेटर आया, नरेंद्र तोमर जी का भी लेटर आया कि मैं आलू को एक्सपोर्ट निरंतर करा रहा हूँ। इतने मैट्रिक टन आलू हमारा विदेश जा चुका है और बराबर निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं आलू को एक्सपोर्ट कराने की। लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है आलू, लेकिन आलू की जिस तरह से बम्पर पैदावार है, और यही ऐसा थोड़ा फर्रुखाबाद में हो, आपके बंगाल में बहुत अच्छी, गुजरात में बहुत अच्छी पैदावार, आसाम में पैदावार, बिहार में पैदावार, हर राज्यों में आलू की बम्पर, जहाँ आलू जाता है वो आलू खुद भेजने की इच्छा दूसरे राज्यों में कर रहा है, तो इसलिए आलू का रेट